अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उनके घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ही कलेशबाजी चल रही थी। अंकित, तुम अपने होश में तो हो? सुनीता देवी भी इस वक्त बहुत गुस्से में आ गई थी और अपने बेटे को बुरा भला कह रही थी। अंकित, वह लड़की प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूँ? पहली औरत है जो माँ बनेगी। इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसे निकालो मेरे घर से। अंकित गुस्से से दहाड़ा था। सामने खड़ी अनु को देखते उसके तन बदन में चिंगारियाँ जल उठी थी। शाबाश बेटा, और ड्रामा कर लो और लोगों को इकट्ठा कर लो। सिर्फ अभी इससे तुम्हारी मंगनी हुई है। अभी तुमने जो भी उसके साथ किया है, अगर वह किसी को भी मालूम पड़ेगा तो वह तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबाते हुए घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक और जान की सिसकियां गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों को हवा दो, मेरी जवानी में आग लगा दो और मुझे सुकून पहुंचा दो। मैंने कहा था मेरी मंगनी करवा दो। इसे ले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा कर दूंगा। वह चिल्लाया था अपनी माँ पर जब सुनीता देवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात की थी और अपना सर पकड़कर अपने आप को कोसने लगी थी। शायद मेरे परिवार में ही कोई कमी रह गई है। अंकित अपनी लाल आंखों से माँ को देखता रह गया। ये मंगनी तुम्हारे पिता का फैसला था, ये भूल गए हो? उन्होंने सिर्फ तुम्हारी मंगनी करवाई थी, ये नहीं कहा था कि बिना शादी के तुम पिता बनने का काम सर अंजाम दो। अंकित, भगवान के लिए ज़रा होश में आओ। क्यों उसके जान के दुश्मन बन गए हो? सुनीता देवी गुस्से से बोली थी। प्लीज़ माँ, आप जाइए यहाँ से, अंकित ने बड़े गुस्से में कहा। पिंक कलर के कपड़े में वह दीवार से चिपकी अनु को उसने गुस्से में देखते हुए कहा था। उन्होंने अपने बेटे को और फिर अनु को और फिर अंकित को देखा। अंकित ने क्या किया था ये तो सब सुनीता और अनु ही जानते थे। अनु की गलती बस ये थी कि वह उससे मोहब्बत कर बैठी थी और उसी मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कैसे उसे बिना शादी के बच्चे को छुपाती, जिसे उसके पिता ने ही उसको किसी और का पाप बना दिया था। चलो अनु, सुनीता देवी ने अनु का हाथ थामा ही था कि वह एकदम से, इधर लक्ष्मी, सुनो बेटा। जी आंटी जी। लक्ष्मी जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी सुनीता की आवाज़ पर रुकी थी। ये कोट पैंट है और इसे अंकित के रूप में दे दो बेटा, कल मंगनी है तो वह तैयारी कर लेगा। सुनीता देवी के शब्दों में हमेशा मिठास होती थी। वह अपनी हर औलाद के लिए प्यार करती थी। जी माँ जी। वह कोट पैंट लिए अंकित के रूम की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट देते हुए वह अंदर दाखिल हुई थी। देखो सोनिया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही रहूँगा। मुझ पर विश्वास करो, यह सब एक ड्रामा है। अंकित की बात पर लक्ष्मी एकदम चौंकी थी। उसके सब तो मुंह में ही रह गए थे। वह वीडियो कॉल पर था और नहीं जानता था कि उस वक्त लक्ष्मी उसके रूम में आ चुकी है। उसकी बातें भी सुन चुकी थी। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो और शादी भी मुझसे ही करोगे, समझे तुम? वह अंकित पर पूरा अपना अधिकार जमा रही थी। लक्ष्मी धीरे धीरे कदम उठाती उसके सामने आ गई। अपने पीछे लक्ष्मी भाभी को कमरे में देखता अंकित थोड़ा सा गड़बड़ा सा गया था और जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये सब क्या है अंकित? ये लड़की? कुछ नहीं भाभी, आप इधर आओ। वह बातों को टाल मटोल कर रहा था। देखो, ये माँ जी ने दिया है। कोट पैंट उसके सामने रखते, अंकित प्लीज कुछ ऐसा मत करना, सब घर वाले तुमसे नाराज हो जाएं। भाभी, मेरे साथ हो रही इस अन्याय को सब अपना मुंह बंद करके देख रहे हैं। कोई मेरे अधिकार के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा। इस जोर जबरदस्ती से क्या होगा? सिर्फ बर्बादी। प्लीज़ अंकित, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो जब पापा जी को पता चलेगा तो बहुत ही मुसीबत आ जाएगी। लक्ष्मी ने उसे समझाना चाहा। अब क्या बचा है भाभी, सब कुछ बुरा ही तो हो रहा है, तो अब बुरा होता ही रहेगा। खैर, आप प्लीज़ इस राज को राज ही रहने दो। अपने पति से भी कुछ मत कहना, वरना पापा से पहले उन्हें मेरा जीना हराम कर देना है। अंकित ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। अंकित, मेरी बात सुनो। देखो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ही कीमती होते हैं और सब तुम्हारे अपने हैं। किसी अनजानी लड़कियों के लिए अपनों को तकलीफ मत देना। वह दुख से उसे बहुत समझा रही थी, जो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता था। सरना में झटकता बाथरूम में घुस गया था। आज शाम को अंकित और अनु की मंगनी थी, जो कि दीपक जी की मर्जी से हो रही थी। अनु उसकी माँ की सहेली की लड़की थी। उनके गांव में उनकी सहेली और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वे लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। ना ही उसके नाना नानी ने अपनाया और ना ही उसके दादा दादी ने अपनाया। पड़ोसियों ने दीपक को फ़ोन किया तो वह उस लड़की को लेकर आ गया था। वह उस वक्त बहुत छोटी थी, वह दुनियादारी नहीं जानती थी। अनु से वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि भगवान ने दीपक को 2 बेटों से उनका परिवार पूरा किया था। आरव और अंकित दोनों उनके बेटे थे। बड़े बेटे आरव की शादी उनकी कॉलेज की सहेली की बेटी लक्ष्मी से 6 साल पहले हुई थी। उनके पास एक बच्चा भी था, जो लड़का था, जो सब घर वालों के आंखों का तारा भी था। अंकित की पढ़ाई पूरी होते ही दीपक ने उसका और अनु की मंगनी की डेट रख दी थी। अनु वो लड़की थी जिसे अंकित ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करता था। जहाँ सब घर के लोग उस पर अपनी जान निछावर करते थे, वहीं अंकित का बस चलता तो उसे जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देता। वह अनु से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ता था और वक्त की मार की वजह से वह जो बाहर जाना चाहता था, उसका रिश्ता उसी लड़की से हो गया था।
उसने उसी वक्त अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। उसे पेरिस जाना था, वह हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता था। उसे अपने फ्यूचर की चिंता थी, लेकिन विदेश जाने की असल वजह सामने आई तो वह कोई और नहीं, एक लड़की थी। लक्ष्मी उसके कपड़े को अलमारी में रखते गहरी सांस भरते बाहर आई थी। पापा पापा। अचानक आर्यन के आने पर आरव के अंदर जाते कदम दरवाजे पर उसको देखने पर रुक गए थे। आर्यन को अपना नाम बुलाते देखकर वह उन्हीं कदमों पर पलटा था। लक्ष्मी ने मीठी निगाहों से ये मंजर देखा। पापा की जान क्या कर रहा था? आरव उसके गाल पर जोरदार किस करते उसे रुलाने लगा। अच्छा कर रहे हो आरव। वह उसके पास आते आर्यन की रोती सूरत देखते प्यार से बोली। लेकिन आरव ही क्या, जो जरा सा भी सुन लेता। वह अपने जान से प्यारे बेटे के गाल के साथ खेलता हुआ उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वह 6 साल का आर्यन रोती आंखों से मुस्कुरा भी रहा था। पापा उसे तंग कर रहा था, लेकिन उसे चाहिए भी पापा ही था। लक्ष्मी दीदी, आपको बड़ी मैडम बुला रही है। ठीक है, आती हूँ। आरव, आप रूम में चलिए, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। वह पति से कहती पलटी थी, भूख नहीं है। आरव के शब्द पर वह चौंकी। क्या मतलब भूख नहीं? क्यों भूख नहीं लगी? लक्ष्मी ने यह महसूस किया था कि वह उसे इग्नोर कर रहा था, बराबर बेटे के साथ खेल रहा था। आरव, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। उसने आरव की कलाई थामे खींची तो आरव ने अपनी कलाई वापस छुड़वा ली, जिस पर लक्ष्मी अपनी खाली हाथ देखते रह गई। आंखें भीग गई थी। एक हिचकी लेते वह वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागी थी। कितनी ही नाराज होती, पर आरव ने कभी उसका हाथ नहीं झटका था। वह मोहब्बत से पहले उसे हमेशा इज्जत दिया करता था, और आज जिस तरह उसने हाथ खींचा था, वह दुखी होती रूम में आते हुए औंधे मुंह बिस्तर पर गिरती रो रही थी। न जाने क्यों वह इन दिनों कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई थी। छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लेती थी। कुछ ही देर में आरव रूम में आया तो वह उसे रोता देखकर गहरा सांस भर गया। अपने कोट पैंट उतारता वह उसके तरफ बढ़ा। आर्यन को उसकी दादी के पास छोड़ाया था। वह रूम में वापस आया था, जहां उसकी पत्नी आंसू बहाने में बिजी थी। अरे यार, तुम औरतों के पास सबसे खूबसूरत हथियार ये आंसू ही तो होते हैं। इन आंसुओं के बहाने तुम औरतें मर्दों के दिलों के साथ खेल जाती हो। लक्ष्मी उठकर बैठी थी, उसके सीने पर मुक्का मार गई। क्या लक्ष्मी, एक जरा सा हाथ ही तो झटका था ना, इतना रोना धोना मचा दिया। और रात को जब मैंने कहा मेरे पास आओ, तब अपनी बात याद करो। वह अब अपने आंसू को छुपाते अब उससे शिकायत कर रहा था। ऐसे करोगे मेरे साथ आप? वह उसके बाजू को जकड़कर रूठे अंदाज में बोली, बुरा लगा ना? रात को तुमने भी बिल्कुल इसी तरह से अपने बाजू को मुझसे छुड़वाया था, और मैं तड़प कर रह गया था। जब तुम औरतें दूसरों के जज्बात से खेलो तो वो प्यार होता है, और सेम अगर मर्द करे तो वह कठोर और बदतमीज होता है। अब ऐसे करोगे आप मेरे साथ? आरव उसके बाजू को पकड़े हुए रूठे अंदाज में बोला। बुरा लगा ना? रात को ऐसे ही बाजू छुड़वाया था तुमने। वह उसी के अंदाज में बोलता। लक्ष्मी को बहुत प्यारा सा लगा था। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरे पति हैं, मैं सिर्फ आपसे प्यार की उम्मीद रखती हूँ, और आप अगर ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? वह इतरा कर बोली थी। सच में? फिर पास क्यों नहीं आती? वह बार बार रात वाली बात उसको याद दिला रहा था। यार, तुम कितने बुद्धू हो। हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपको मेरे पीरियड्स के दिन याद नहीं हुए। आपको अच्छे से पता है कि जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मैं आपसे दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती। आपको समझना चाहिए ना। वह मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं समझता, सीधी बात है। जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। बिना किसी बहाने के वह रूठे हुए अंदाज में बोला। महीने के कुछ दिन आराम के होते हैं, बच्चे नहीं हैं आप। लक्ष्मी उसके कान में मिनाती अपनी आंखें नीचे उसे देखा। वह एकदम उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया। लक्ष्मी उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह पीछे तकिए पर जा गिरी थी। शादी के 8 साल बीत गए थे, लेकिन वह आज भी पहले दिन की तरह शर्माती थी, और उसका यही शर्माना आरव को उसके और ज़्यादा पास ले जाता था। आरव उसके सांसों को अपने होठों से रोकता अपना हाथ लक्ष्मी के बैली बटन पर चला रहा था। लक्ष्मी पूरी कोशिश कर रही थी उसके हाथ हटाने का, पर वह नाकाम थी, और वह भी बहक रही थी। पर वह ऐसे ही पीरियड्स के दिनों में उसके करीब नहीं आना चाहती थी। अब आरव धीरे धीरे उसके ब्यूटी बॉल पर आया था, और अपने होठों से जगह जगह चूमता हुआ उसको भी बेकरार कर रहा था। अब पीछे हटा तो वह गहरी सांस भरकर रह गई, और वह अपनी सांसों में उसका नाम लेती उसे और ज़्यादा पागल कर रही थी। कब ख़त्म होंगे आराम के दिन? आरव को असली मतलब समझ आ गया। 5 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। वह मुस्कुराती नज़रों से उसे शिकायत कर गई। वह उसके माथे पर होंठ रखे उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। वह अभी कुछ बोलता कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। आरव साहब, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। नौकरानी वहीं से आवाज़ लगाती भागी थी। आरव के गुस्से से घर में हर कोई डरता था। नौकरानी भी उससे डरते हुए कह गई थी। गुस्से में वो किसी को नहीं छोड़ता था। तुम रेस्ट करो, मैं पापा के पास जा रहा हूँ, वो उठते हुए बोला। वह एकदम उसके पीछे उठी थी। लक्ष्मी यार, क्यों इतनी अफरा तफरी मचाती रहती हो? वो उसकी तबीयत का ख्याल रखता बोला। आपके होंठों पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है।
वह शर्माते हुए बोली। आरव के होंठों को एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने छुआ। तो क्या हुआ, लगी है तो लगी रहने दो। आरव कैसे बातें कर रहे हो, पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वह रुमाल उठाती उसके होंठों को साफ करने लगी। यही सोचेंगे ना कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। मेरा बेटा मुझसे बड़ा गुलाम निकला। वह बाप के हर कारनामों से 2 कदम आगे निकला था, इसलिए बाप के सामने भी अपने जज्बात खोलकर रख दिया करता था, जिस पर वह अक्सर उसे घूर कर रह जाते थे। इधर अंकित बाहर आया तो अंकित ने एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू की हुई थी। कल उसकी मंगनी थी और उसने मना कर दिया था। दीपक का तो गुस्से से बुरा हाल था। इसे समझा लो वरना मर जाएगा मेरे हाथों से। वह बाप को देखते हुए खुद पर कंट्रोल करते बोला, क्या समझाएंगे, मैंने जो कहना था अब कह दिया है। मुझे विदेश जाना है, मुझे कोई मंगनी नहीं करनी। फिर सीधी शब्दों में बोला था, ठीक है जाने दूंगा इसे, जहाँ ये जाना चाहता है, आप क्यों रोक रहे हैं। वह बड़ी गंभीरता से बोला तो वह दीपक उसे हैरानी से देखते रह गए। अगर जाना ही चाहते हैं तो इस घर से अपने बलबूते पर जाओ, पिता के पैसों पर या भाई के पैसों पर नहीं। आरव की अगली बात पर अंकित का दिमाग घूम गया था। क्या मतलब, अपने बलबूते पर। पापा का जो भी कुछ है उसमें हम दोनों का बराबर का हिस्सा है और अधिकार है। आप मुझे बेदखल कर रहे हैं। वह आरव की बात पर तड़पा था। आरव जानता था उसका कुछ भी नहीं है इस घर में, सब कुछ आरव का ही तो था, क्योंकि दीपक का वह सगा बेटा नहीं था। पर यह बात अंकित नहीं जानता था। तुम्हें जो समझना है समझ लो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना अगर कल उस लड़की से मंगनी ना किया तो तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। पापा की दौलत वह सब वापस ले ली जाएगी। ओ भाई मैं समझ गया, आप साफ साफ कहो ना कि मेरा इस घर में अब कोई अधिकार नहीं है। अंकित को भाई की बातें बहुत बुरी चुभी थी। अगर साफ साफ सुनने का इतना ही शौक है तुम्हारा, ये गाड़ी, ये हवेली, ये बाइक, ये फ़ोन, ये सारे महंगे महंगे कपड़े, ये सब तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। ये सब पिता की वजह से तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम पापा की बात नहीं सुनोगे तो सब तुम्हें वापस करना पड़ेगा। बिना लगी लपेटे वह सीधा बात पर आया था। अंकित को सीधा झटका दे गया था। उसने अविश्वास से माँ और पिता को देखा। वह भी आरव की बात से बिल्कुल सहमत थे। उनके होंठ चुप थे, लेकिन चुप्पी में वह राजी थे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह 2 कदम आगे बढ़ता बोला, जो समझना है समझ लो। कल तक वक्त तुम्हारे पास है, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। आरव भी 1 इंच पीछे नहीं हट रहा था। वह एक शिकायती निगाहों से माँ और बाप को देखता अपने कमरे में घुसता चला गया था। जोर से दरवाज़ा बंद कर गया। आरव बेटा, क्या ये सब कहना सही था। सुनीता देवी को फिक्र हुई। मम्मी, सही था या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन कहना बहुत मुश्किल था। वह अपने अंदर के टूटे हुए आदमी का एहसास दिलाता पिता को देखने लगा। मैं आरव के हर फैसले में उसके साथ खड़ा हूँ। दीपक ने आरव के कंधे पर थपकी दी तो वह पिता को धन्यवाद कहता। वह जो भी कर रहे थे अंकित की भलाई के लिए ही तो कर रहे थे, लेकिन अंकित समझता ही नहीं था। वहीं एक कमरे में छुपी अनु कमरे की खिड़की से ये सब कुछ तमाशा देख रही थी और वह सब कुछ सुन चुकी थी। अब दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी, मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से रो रही थी। जिस आदमी को वह हमेशा भगवान से प्रार्थनाओं में मांगती आई थी, उसे यूं रिजेक्ट करता देख उसकी आत्मा तक कांप गई थी। अनु ने ऐसा कब सोचा था। हे भगवान, वो मुझसे नफरत करते हैं तो मेरा जोड़ उनके साथ मत लिखता। मैं शायद मोहब्बत ही करती हूँ अंकित से। वह चीखते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपने मोहब्बत के लुट जाने का गम भी मना रही थी। जब उसे होश संभाला था उसे अंकित ही दिखाई दिया था। हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। वह पूरा पूरा उस आदमी की मोहब्बत में डूब चुकी थी, जबकि वह आदमी उससे नफरत करता था और उससे शादी नहीं करना चाहता था और सबके सामने मना भी कर चुका था। ये कैसी जुल्म थी। हमेशा मोहब्बत करने वाले लोगों के दामन में दुख क्यों लिखा होता है। अनु का दिल कर रहा था कि अंकल से कह दे, ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन वह जानती थी वह नहीं बोल पाती। वह अपने अंकल का सर झुका ही नहीं सकती थी। उसके काबू में सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना ही लिखा था। अब कल उसकी किस्मत का फैसला होना था। इधर अब मंगनी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। रिश्तेदार दोस्त तभी उस दावत में आमंत्रित किए गए थे। मंगनी उनके घर में ही हो रहा था। पंडित जी आए हुए थे और सारे रस्म होने थे। पंडित जी आते ही बोले, अंकित को ले आओ। दीपक ने आरव को देखते हुए कहा तो उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाती उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी, जो अपने कपड़े पहनकर खड़ा था, जबकि चेहरे पर बहुत ही गंभीरता और गुस्सा दिखाई दे रहा था। ओ मेरे प्यारे देवर जी, आ जाओ, सब बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, ये सब मिलकर मेरी अर्थी की तैयारी कर रहे हैं। अंकित के शब्द गुस्से वाले थे। उस शब्द पर लक्ष्मी का दिल दहल सा उठा था। वह पूरे जान से कांप उठी थी। अंकित, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं। कैसे इतनी तकलीफ और बुरे शब्द मुंह से निकाल लेते हो। जी चाहता है थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह ही लाल कर दूं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर अंकित को कुछ शर्मिंदगी सी हुई थी। अच्छा चलिए, वह उसके पास आती धीरे से बोली, खबरदार आइंदा कुछ भी मुंह से ऐसा निकाला तो सच में मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी।
वह उस पर गुस्सा करती प्यार से डांट रही थी। आप जानती हैं मैं इस घर का सौतेला बेटा हूँ, सिर्फ आरब भैया हैं सगे। चलो अच्छी बात है तुम्हें पता चल गया है, भगवान की कृपा है पता तो चल गया। तो ये भी लगे हाथ बता दूं कि ससुर जी तुम्हें बाहर कहीं और से उठा कर लाए थे। लक्ष्मी ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए उसके बालों को बिगाड़ा तो वो मुंह बनाता उसके संग बाहर आया था। सुनीता बेटे को देखकर दिल ही दिल में उसकी नज़र उतार रही थी। रूठे से अंदाज में वो कितना प्यारा लग रहा था। कोई उस माँ से पूछता तो अपने दिल का हाल बताती। पंडित जी सुनीता को अपने बेटे की मंगनी के लिए बता रहे थे। सब उसके तरफ मुड़े। अंकित, दीपक, आरव सभी उस पूजा में बैठ चुके थे। घर में मंगनी की खुशी में एक छोटी सी पूजा रखवाई गई थी। उनकी मंगनी के साथ साथ ये पूजा तय की गई थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसे ज़बरदस्ती मंगनी के लिए यहाँ पर बिठा दिया गया था। अनु की ज़िंदगी में कितना बुरा असर पड़ने वाला था। बधाई हो अनु, मेरी होने वाली देवरानी बन गई हो। आंसू पोंछती लक्ष्मी ने उसे अपने गले से लगा लिया। सुनीता ने भी उन दोनों के साथ लगते हुए सारे आशीर्वाद दिए, लेकिन दिल में अब इस मंगनी से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उन्हें डर था अंकित कहीं कुछ गलत ना करते अनु के साथ, इसलिए उन्हें फ़िलहाल मंगनी ही करवाई थी। 1 साल के बाद शादी की डेट रखी गई थी। ऐसा तो वह सब सोच कर बैठे थे, लेकिन अंकित क्या सोच कर बैठा था कोई नहीं जानता था। दीपक ने अंकित को गले से लगा लिया, उसे बहुत आशीर्वाद दी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स न दिया। इधर अब रात के 2 बज रहे थे जब अचानक ही दरवाज़ा बजा। वह घबराकर उठ बैठी थी। हे भगवान, इस वक्त कौन आया? अनु ने दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर ओढ़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कौन हो? घबराकर पूछा, लेकिन फिर से दरवाज़ा बज उठा था। डरते डरते दरवाज़ा खोला और एकदम अंकित अंदर आता दरवाज़ा लॉक कर गया। वह उस वक्त अपने होश हवास में बिल्कुल भी नहीं था। चेहरे पर बहुत ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनु डरकर 4 कदम पीछे हटी थी। आप इस वक्त यहाँ क्या करने आए हैं? अब तो तुम मेरी मंगेतर बन गई हो, तुम्हें एडवांस में आशीर्वाद देने आया था। जिस अंदाज में उससे बात कर रहा था, अनु के रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के उस वक्त अनु ने उसे एहसास दिलाना चाहा, जो एहसास उसके दिल में चुभ रहा था। मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मैं रात के वक्त भी आ सकता था। अब इसके लिए कोई वक्त तय थोड़ी करना है। वह 2 कदम की दूरी तय करता हुआ उसके पास आकर रुका था। अनु तो अपनी सांस भी गिन गिन कर ले रही थी। अब मेरी मंगेतर हो और आज तो तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई भी एक नज़र देख कर बहक जाए। पर अनु वो क्या है ना, मैं तो अंकित हूँ, मुझे तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा कभी भी नहीं दिख सकता। तुम्हारी खूबसूरती मेरी नज़र में सबसे बड़ी दुश्मन है और वह जहर है जिससे मुझे कैद कर दिया है। वह बहुत ही आग बरसाती शब्दों में बोल रहा था। अनु की आंखों से आंसू बहकर नीचे गिर रहे थे, जिसे वह भगवान से रो रो कर मांगा था। उसके किस्मत में लिख तो गया था, लेकिन उसके दिल में ये जगह नहीं बना सकी थी। जानती हो कैसे? वह अचानक ही उसके पास आता, वह उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे अपने सीने में सख्ती से दबा लिया था। अनु की धड़कनें अब बहुत तेज चल रही थी। वह उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका ये पहला वार उसके होंठों पर था। अनु को वह अब 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था और उसके दोनों हाथों को पकड़ता उसके होठों को अपनी होठों में ले चुका था और उसके दोनों ब्यूटी बॉल को हाथों से मसलकर लाल कर चुका था। वह चिल्लाना चाहती थी पर अनु ये भी नहीं कर सकती थी। वह बहुत मजबूर थी। उसके बाद वह उसके बेली बटन पर आया था और वहाँ पर दांत गड़ाता उसको बेहाल कर चुका था। उसके बाद उसके कमर में हाथ डालकर उसको पूरा जोर का झटका दे चुका था। वह बड़ी जोरों से चीखी थी। उसकी चीख अंकित ने अपनी दोनों हाथों से दबा लिया था और बिस्तर पूरा लाल कर चुका था। अब वो बेहोश हुई थी या नहीं, वह नहीं जानता था। मेरी नज़रों में ये मोहब्बत नहीं, नफ़रत था। मेरी नज़र में हर औरत बदसूरत है जो मेरे मोहब्बत के लायक नहीं है, जो पति की पसंद की नहीं होती। उसके सख्त शब्दों पर अनु का जी चाहा कि उसे अपने कमरे से भगा ही दे। अगर वह उसकी पसंद की औरत नहीं थी तो उसके कमरे में क्यों आया था और उसके इतने करीब क्यों आ गया था? उसे यूं क्यों छू रहा था? वह उसका दिमाग भी पढ़ रही थी। अनु को हैरानी हो रही थी। बात ये नहीं मेरी मंगेतर हो और बहुत जल्दी ही तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। तुम्हें मेरा अधिकार देना होगा। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझसे शादी करने का, तो अनु मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वह बहुत गुस्सा हुआ था। अनु के रोंगटे खड़े हुए थे। अंकित अभी उसका पति नहीं बना था, सिर्फ मंगनी हुई थी। वह उसके गुस्से वाली आंखों में झांकते दांत पीसता बोला। कुछ पल चुप्पी की नज़र हो गई। आप मेरे कमरे से जाइए, मेरी शादी अभी आपसे नहीं हुई है, सिर्फ मंगनी हुई है। उसे ये कहना चाहा, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी ना करूं? वह एकदम ही वह उसके दिल के हजारों टुकड़े कर गया था। अंकित वो बड़ी अविश्वास से बोली थी, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अधिकार या फिर हमेशा से इस रिश्ते से छुटकारा, जो तुम्हारी मर्जी। वैसे उसे अजीब सी मझधार में फंसा गया था। आप जानते हैं अभी सिर्फ मेरी मंगनी हुई है। अनु वह ये शब्द बड़ी ही काँप कर बोल रही थी, अधिकार की या फिर इस रिश्ते से छुटकारा। वह उसके अंदाज को पढ़ता देख वह हिचकी लेते रोने लगी और कांपते हाथों से खुद पर पहने कपड़े अपने तन से उतारकर ज़मीन पर फेंक चुकी थी। हाँ, वह बहुत मजबूर थी,
क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं, ना ही उसे कोई पूछने वाला था। अगर वह यहाँ ना रहती तो कहाँ जाती? उसके अंकल आंटी तो उसे बहुत चाहते थे, फिर वह उन लोगों की बात कैसे टालती? अब वह बहुत ही मजबूरी में फंस चुकी थी और उसकी बात मानती। उसके साथ वह सब कुछ कर गुजरी थी जो उसे नहीं करना चाहिए था, और फिर तो किसी ने भी अंकित से उसकी मर्जी पूछी ही नहीं थी। माँ बाप उसके थे ही नहीं। इस वक्त उसके अंदर अनु के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत बढ़ता जा रहा था। अब और ज़्यादा उसे टॉर्चर करने के लिए उसको ऑर्डर देने लगा। कमरे की मध्यम नीली रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। जल्दी से अपने सारे कपड़े निकालो, मेरे नफरत को सुकून का हवा दो, वह चीख उठी थी। कांपती हाथों से अपने ब्लाउज के हुक को खोलने लगी। उसका पेटीकोट नीचे गिरा था, जबकि सामने खड़ा आदमी जो उसका मंगेता था, आज वह रावण बनकर उसके सामने खड़ा था। उसके प्यार को आजमा रहा था, उसके रिश्ते को अपने नफरत से तोड़ रहा था। प्लीज़ अंकित, मत करो ऐसा, मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ। उसके आगे हाथ जोड़ गई, लेकिन सामने वाले के सर पर जैसे आज खून सवार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अनु को जान से ही मार डाले, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर हो गई थी, जिससे वह शादी करने का इरादा रखता था। विदेश जाना तो एक बहाना था, उसे सोनिया से मिलना था, उसे अपना रिश्ता बनाना था। लेकिन सामने खड़ी लड़की ने उसकी मोहब्बत पर आग डाल दिया था। ऐसे में वह कैसे उसे सुकून से रहने देता? आगे बढ़ते एक पल में उसके तन से सारे कपड़ों को अलग करते वह दूर जाकर गिर पड़ी थी। अनु मुंह फेर कर सिसक उठी थी, अपने बाजू से खुद को छुपाना चाह रही थी, जबकि उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता उसकी चीख निकलवा चुका था। सारा बिस्तर लहूलुहान हुआ था। वह उसके मुंह पर हाथ रखते अंकित उसको अपनी मुट्ठी में दबाता उसे बुरी तरह से तड़पा गया था। अगले ही पल उस पर अपने दांतों का दबाव बढ़ा था। वह ये सब महसूस करते अनु की सांस गहरी हुई थी। वह उसे अपने दांतों से लाल कर चुका था, अपना सारा गुस्सा बेजान सी लड़की पर उतार रहा था। आखिर उस लड़की की गलती ही क्या थी? वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह अपने कपड़े को भी उतार कर दूर फेंक चुका था। वह एक झटके से अनु को अपने करीब करता। अब उसको बड़ी तकलीफ दे रहा था। अनु का जी चाहा कि जमीन फटे और वह उसी में समा जाए। अनु की मोहब्बत उसे कितना नीचा गिरा चुकी थी और इतना बुरा बना दिया था। उसे अब कहीं का नहीं छोड़ा था। आज वह अपनी मोहब्बत में बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये कैसी मोहब्बत की परीक्षा है? भगवान, आप ही मेरी मदद करो, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। वह दिल ही दिल में अपने भगवान से बात कर रही थी। एकदम ही अंकित ने उसका मुंह अपनी तरफ करते उसके बालों को खोल दिया। वह जो उससे और ज्यादा नफरत में बदला लेने आया था, अब उसकी खूबसूरती पर अपना अधिकार जता रहा था। कुछ हद तक वह भी बहक रहा था। वह खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि वो उस नीयत से यहाँ नहीं आया था। उसे झटके से बिस्तर पर धक्का देते गिरा चुका था, उसके धड़कनों पर कब्जा कर चुका था और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना चुका था। वह अपने खुले जिस्म से उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। दांत पर दांत जमाए अंकित की नीयत को समझते बहुत डर रही थी। अंकित ने उसे दोनों टांगों से पकड़कर बिस्तर पर धक्का दिया था। जब तुम अपनी मर्जी से राजी हो गई हो तो ये शर्माना कैसा और डरना कैसा, चिल्लाना कैसा? अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, सीधी हो जाओ। उसे अपने ही हाथों से सीधा करता, उसका सर तकिए पर रखता, उसके गर्दन पर दांत गड़ाता, उसके शरीर के हर हिस्से को लाल कर चुका था। लेकिन नफरत में उसे अपना अधिकार दे रहा था। लेकिन उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाता। वह गुस्से से उसके होठों पर झुकता। उस पर वह सब कुछ भूलता उसके जिस्म को अपने नफरत का निशाना बना चुका था। वह रात भर सिसकियां छुपाती रही, जबकि कमरे की दीवारें उसकी तड़पती सिसकियां और आहें सुन रहे थे। सिर्फ उसे छोड़ देने के चक्कर में वह अपने आप को उसे सौंप चुकी थी, जबकि वह ये नहीं जानती थी कि वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता था। दीपक ने बंदोबस्त ही बहुत अच्छा सा कर दिया था। उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी थी और उसे सब कुछ छीन लेने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से वह चुपचाप इस मंगनी को करने पर तैयार हो गया था। 22 साल की अनु नहीं जानती थी और उस नौजवान के कब्जे में आ गई थी और उसके हैवानियत को बर्दाश्त कर गई थी, और वह अपना अधिकार अब ले चुका था। अब उसके पास औंधे मुंह लेट कर गहरी नींद में जा चुका था, जैसे सुकून सा आ गया हो। पर वहीं वो लड़की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अपना बिखरा हुआ जिस्म लिए वह जरा सा बैठी, दिल में दर्द की एक टीस उठ रही थी। सामने सोया हुआ वह आदमी उसके दिल में रहता था, लेकिन इतनी बेदर्दी से उसका दिल तोड़ कर जाएगा वह किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। मुंह फेर कर सिसक उठी थी। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी और अनु के आंसुओं में और बढ़ोतरी होती जा रही थी। कब उसकी आंख लगी वह होश में ना थी। धीरे धीरे सूरज जमीन को अपनी रोशनी में ले रही थी। हर तरफ परिंदे की चरचराहट की आवाज़ गूंजने लगी थी। अंकित ने बस मंदी सी आंखें खोली तो जरा सा उसे देखते ही अपना मुंह फेर गया था। कुछ पल तो उसे याद ही नहीं रहा वह कहाँ है। फिर बीती रात के एक एक मंजर को याद करता। वह दांत पर दांत जमाए गुस्से में मुंह फेरते उस लड़की को देखता चला गया।
उसने अपने खुले जिस्म पर सिर्फ कंबल लिया हुआ था, पर उसके कमर का कुछ हिस्सा अभी भी खुला हुआ था। उसकी कमर के तिल, जिस पर अंकित ने कल रात बड़ी ही हैवानियत दिखाई थी, उस वक्त फिर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ, जिस पर अंकित ने अपनी आंखें जोर से मींच ली और झटके से बिस्तर से उठा और पास में पड़ी अपनी शर्ट उठाता अगले ही पल पहनकर एक नज़र नफरत से उस सोई हुई अनु को देखता। उसे एक पल को खुद से नफरत हुई थी। वह उसके साथ प्यार के इरादे से नहीं आया था। ये सब अचानक ही हुआ था, क्योंकि इस सब की वजह वह अनु को ही समझ रहा था। वह गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुकता कुछ सोचते उसके तरफ वापस आया। वह नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई भी यहाँ आए और उसे इस हाल में देखे। जो भी था, अब वह उसकी इज्जत थी, उसकी होने वाली पत्नी थी। अनु उसे गुस्से से बुला गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। इतनी लापरवाह है, ये कपड़े पहने बिना ही सो गई है, जैसे न जाने क्या कुछ कर दिया हो इसके साथ, वह बड़बड़ाया था। और अगले ही पल वह उस पर से कंबल को खींचता उठाया, पर वह गहरी नींद में थी या बेहोश हुई थी या नहीं, उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उसे यहाँ से निकलना था। किसी के भी जागने से पहले उसने आगे बढ़ते उसके कपड़े उठाते उसे पहनाना शुरू किया। उस पल अंकित ने कैसे खुद को कंट्रोल किया, ये वही जानता था। कोई शक नहीं था, वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इस बात को वह बड़ी सच्चाई से स्वीकार कर चुका था। जुबान से तो वह कभी नहीं कहने वाला था। उसे कपड़े पहनाता वह वापस उसे तकिए पर लिटा गया था। अनु अभी भी आंखें मूंदे थी और अंकित ने एक नज़र उसे देखा और फिर बहुत चुप से कमरे से निकल गया और अपने कमरे में आता हुआ बिस्तर पर बाहें फैलाए आंखें बंद कर गया। प्लीज़ अंकित, मत करो ऐसा। बस वह सिसक रही थी। अंकित बिना शब्द बोले वह उसके साथ सब कुछ करता चला गया था और वह बहुत तड़पी थी, लेकिन अंकित ने जरा सा लिहाज न किया था। उस पर छाता चला गया, आंखें मूंद ली। वह एक बार उन शब्दों में चला गया जिनमें वह अपने जज्बात से उसे भिगोता चला गया था। वह अनु से अपना अधिकार ले चुका था। मोबाइल पर आई कॉल पर वह चौंका। सोनिया का कॉल लग रहा था। उसे देखकर वह अपना होंठ भींच गया था। कल उसने कितनी बार कॉल की थी, उसे कितनी विनती की थी एक बार कॉल पिक कर ले, लेकिन मजाल है अंकित ने उसका कॉल उठाया हो। वह गुस्से से अनु के रूम में गया था और अब सब खत्म हो गया। कॉल बंद हो चुकी थी। वह मुंह फेर गया। अगले ही पल कॉल फिर से आने लगी थी। उसे इग्नोर करता आंखें मीच गया। अब क्या बचा था, वह उससे बात करता। इधर अंकित फिर से बोलने लगा, पापा मुझे जाना ही होगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर आर्यन अपने पिता का सर खा रहा था। कहाँ जाना चाहता है मेरा पोता, दीपक ने कुर्सी घसीटते बैठते मोहब्बत और प्यार से पूछा था। तो वह दादी की गोद में जाकर छुप गया था। दादी मुझे घूमने जाना है। वह अपने नन्हे हाथों से दीपक और सुनीता के गोद में जाकर बैठा था। दीपक ने उसे अपने हाथों में भरने की कोशिश की थी। वह बहुत प्यारा प्यारा सा लगा। कहाँ जाना है घूमने मेरे बच्चे को, वह उसके गले पर प्यार करते बोले, जबकि आरव अब नाश्ता करने में बिजी था। उसकी एक खास मीटिंग थी, आज उसे जल्दी निकलना था। आर्यन मुंह बनाकर बोला, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। वह बहुत ही प्यारे चेहरे के साथ बोलता दीपक का दिल ले गया था। क्यों भाई, आर्यन के पापा हमारे नन्हे पोते की खुशी क्यों नहीं पूरी कर रहे हो? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या अंकित अन्नू को अपना पाएगा और क्या बीतेगी इन सब के ऊपर जब नफरत में की गई पाप सबके सामने आएगा? इसके आगे की कहानी आपको इसके कैप्शन में ही मिल जाएगा, तो इस कहानी को मिस ना करना। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।